नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्टडी थेरेपी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 26 जून 2025 का करंट अफेयर्स। हाँ, ये एक दिन लेट आता है वीडियो, बट ये बात है कि मैं जो एक दिन लेट देता हूँ बट वो बहुत सारगर्भित और बहुत कम वक्त में देता हूँ, तो आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। और इसी से मैं हमेशा जो बोल रहा हूँ, इसी से क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि एक्सियोम 4 मिशन जो हुआ था उसमें तो ये है कि टेक्सास स्थित एक स्टार्टअप कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उसी के द्वारा जो स्पेस एक्स के साथ साझेदारी करके ये मिशन लॉन्च की गई थी। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और पोलैंड और हंगरी के ये 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए हैं, जिसमें भारत में से शुभांशु शुक्ला है। शुभांशु शुक्ला जो है 1984 में जो राकेश शर्मा, उसके बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय यात्री हो गए हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है इस पे 14 दिन ये बिताएंगे यहाँ पर और माइक्रोग्रेविटी से जुड़े तकनीकी प्रयोग करेंगे। और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर देखा जाए तो इसमें 1998 में ये जो है ना अंतरिक्ष में भेजा गया था। और इसमें जो प्रमुख साझेदार देश हैं, यूरोपीय देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, कनाडा है और रूस है। तो ये बस इतना ही है। और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में है, 370 से 460 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर एक सलाखन फॉसिल पार्क है, जिसको सोनभद्र फॉसिल पार्क भी कहते हैं। सलखान फॉसिल पार्क, याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सलखान फॉसिल पार्क को, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो पता है हमें, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है? टेंटेटिव लिस्ट उसको कहते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनने वाली लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया कि जब अगर अगले बार बैठक होगी कि भारत में और किसको किसको अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए यूनेस्को का, तो सलखान फॉसिल पार्क को भी उस डिस्कशन में शामिल किया जाएगा। तो उसी को टेंटेटिव लिस्ट कहा जाता है, मतलब एक स्टेप या आगे बढ़ गया है अब। तो इसमें देखते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसको कहते हैं। ये जो हैं अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए इसको मान्यता दी जाती है। और ये जो है ना, ये विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर संरक्षण संधि के अंतर्गत इसको दिया जाता है। इसमें इसमें जो ये 3 श्रेणियों में दी जाती है: सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, मिश्रित धरोहर। और भारत में पता है दोस्तों, मिश्रित धरोहर में सिर्फ एक ही पार्क मतलब जगहों को दिया गया है जिसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो कि है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप देखिएगा, इसके बारे में जानकारी आप अच्छे से जुटाइएगा। भारत में सिर्फ एक ही है। अब देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है या फिर कुछ ऐसा ही नाम है, मैं भूल रहा हूँ। पार्क है ये कुछ, असम का पार्क है वो। सॉरी, सिक्किम का पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ यस, सिक्किम का कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको मिश्रित धरोहर दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यही बताया गया है कि इससे मतलब ये है कहाँ, कैमूर पहाड़ियों में स्थित है ये। और इसमें जीवाश्म मिला 140 साल करोड़ पुराना मिला है। और ये जीवाश्म में स्ट्रोमोलाइट्स शामिल है। स्ट्रोमोलाइट्स जो साइनोबैक्टीरिया के प्रकार बताए गए हैं इसमें। और इसमें क्या महत्व है? प्राचीन वातावरण को समझने में सहायता, प्री कैम्ब्रियन काल की जानकारी दी होगी। ये ऐसे ही मिलते हैं फॉसिल्स, ऐसे ही। तो देखिए ये सब अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग बढ़ें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की घोषणा के 50 वर्ष पूर्व होने का एक संकल्प पारित किया है। तो इनमें ये कहा गया कि 1975 में जो 25 जून 1975 था, इसमें अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के तहत इसको आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। अब आपातकाल इससे पहले भी 2 बार लग चुके हैं। तो कब लगे हैं भाई? 1962 में चीन के साथ युद्ध जब हुआ था तभी, और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तभी। और आपातकाल देखिए दोस्त 3 तरह के होते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल 360। याद रखिएगा, ये भूल सोते सोते भी बोल देना तो बोलना है आपको। राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360 और राष्ट्रपति शासन 356। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए 44वां संशोधन हुआ था जो 1978 में, इसके अंतर्गत जो आंतरिक अशांति है इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। और इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया था कि आपातकाल जब उद्घोषणा हो जाएगा उसके 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना आवश्यक है, और इसके हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति देनी होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ना, विशेष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए आगे जारी रखने हेतु। मतलब जो एक मतलब 6-6 महीने में होगा ना,
जो 6-6 महीने में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और विशेष बहुमत तो आपको पता ही है 2/3 है ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हाँ, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए 44 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाएगा उसमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इसे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 20 में आपात मतलब अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 1975 में बताया गया कि क्या क्या किया गया था। 1975 जब आपातकाल लगा था ना दोस्तों, उसमें 3 संशोधन किए गए थे, मतलब इम्पॉर्टेंट संशोधन जो थे। 38वां संशोधन में न्यायालय में चुनौती देने से रोक दी गई थी आपातकाल को। 39वां संशोधन किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव की न्यायिक समीक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया था। और 42वां संशोधन तो पता ही है, इसको तो कहा गया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही एक तरीके से है, जिसमें संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये बहुत बड़े बड़े कर्म किए गए थे मतलब आपातकाल के दौरान। अब देखिए मैं आज के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है 27 जनवरी का, उसमें मतलब 27 जून का, उसमें मैंने कहा है कि मैं बताऊंगा इस पर, मैं अभी इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए ये है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है, और इस पर ये हुई है कि इसमें जो बादल फटना क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश जब आ जाए, इसका मतलब है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो जाए, जिसको बादल फटना कहते हैं। ठीक है, अब बादल फटने की घटना कैसे होती है, जैसे ये देखिए, ये सब पहाड़ देख रहे हैं ना आप यहाँ पे पहाड़, तो ये पहाड़ जो होते हैं ना, ये पहाड़ इसके अंतर्गत तुरंत जो होती है, जिससे आर्द्र और जो गर्म वायु होती है, आर्द्र मतलब जिसमें पानी ज़्यादा हो वायु में, और जो गर्म होती है वो तुरंत ऐसे से बढ़ती है, और जैसे वो बढ़ेगी वो तीव्र गति से ठंडा होती है। तीव्र गति से ठंडा होती है तो यहाँ पर देखिए ऐसे बढ़ रही है, और यहाँ पे तीव्र गति से ठंडा होती है तो एकदम से बारिश गिरना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से बारिश गिरना स्टार्ट हो जाता है, और जब बारिश गिरना स्टार्ट होता है तो फिर एकदम से वो बारिश फटता है, और इसी कारण से ये अत्यधिक बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहा जाता है, फ्लैश फ्लड्स। और देखिए इसमें ये जो इसमें भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी है, जिसमें हमें एक चीज़ याद रखना है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019, ये याद रखना है आप, मेंस एसआरआईटी में इसको यूज कर सकते हैं। कब आया था? 2019 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो इसके अंतर्गत यही होगा ना कि जोखिम को समझने पहले समझो, फिर जोखिम को न्यूनीकरण करो और क्षमता निर्माण करो। क्षमता निर्माण मतलब उसके तैयारी से निपटने के लिए कि जो उपाय हैं उसको मतलब करना। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि संसदीय समितियाँ जो हैं सरकार की विरोधी नहीं बल्कि मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या क्या इसमें कहा गया है, जिसमें इसमें मेंस में कोट कर सकते हैं कि संसदीय समितियां जो हैं वो सहायक होती हैं सरकार की, और सुधार के साधन के रूप में कार्य करती है, और रचनात्मक मार्गदर्शन भी करती है सरकार का, मतलब कार्यपालिका का। अब देखिए इसमें जो है कि संसदीय समितियां हैं कि सरकार के कार्यों की जांच पड़ताल करते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। और 2 प्रकार की संसदीय समितियाँ होती है फ्रेंड्स, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिसे अस्थायी समितियाँ कहते हैं। इसमें अस्थाई और नियमित समितियाँ होती है, ये मतलब बिल्कुल ऑल टाइम चलती रहती है ये। और ये 24 विभागों से संबंधित समितियाँ भी हुए, 24 समितियाँ हैं। दूसरी समिति होती है तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, इसको बीच बीच में कभी विशिष्ट मतलब उद्देश्य के लिए इसको गठित की जाती है। इसमें जो है 2 प्रकार की समितियाँ तदर्थ समिति के अंतर्गत 2 होती है, एक होता है प्रवर और एक होता है संयुक्त। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी महत्व क्या होती है। ये कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, पारदर्शी और प्रभावी शासन सुनिश्चित करती है, विधायी दक्षता में सुधार करती है, और सर्वसम्मति बनाने में भूमिका लाती है। जैसे देखिए अब इतने लोग हैं वोट डाल रहे हैं यहाँ पर, मतलब 543 सदस्य होते हैं जैसे सांसद आप लोकसभा में। अब उसमें सब में सर्वसम्मति जो होता है यही विधायी मतलब जो समितियाँ होती है, संसदीय समितियाँ, यही एक तरीके से सर्वसम्मति का मार्गदर्शन मतलब भूमिका निभाती है। अच्छा, इसकी चिंताएं भी है, आप ये देखिएगा चिंताएं जैसे है, इसका कार्यकाल बहुत छोटा होता है संसदीय समितियों का, तो जिससे ये अच्छे से डिस्कशन नहीं कर पाती, इन पर गठन भी नहीं होता समय पर, इनका बैठकें भी जो होती है इनकी बंद दरवाज़ों के भीतर होती है। उपस्थिति, सांसदों की उपस्थिति इनमें बहुत कम देखी गई है। इसके बाद है कि विधायकों की संख्या भी इनमें बहुत है, विधेयकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसमें एक आंकड़ा दिया है कि 14वीं लोकसभा में यह आंकड़ा 60% था, लेकिन 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा मात्र 16% हो गया। मात्र मतलब
मानिए कि जितने विधेयक प्रस्तुत किए गए लोकसभा में, उसमें मात्र 16% विधेयकों को ही इस मतलब संसदीय समितियों के पास भेजा गया है। और इसमें और एक बताया गया है कि इसमें संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी, विशेषज्ञों, सलाहकारों की अनुपस्थिति भी इसमें एक महत्वपूर्ण चिंताएं जुड़ी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये बताया गया, इन्होंने ये सदस्य देशों ने ये फैसला किया है कि 2035 तक जो है रक्षा बजट को जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद के 2% से बढ़ाकर 5% करेंगे, 2035 तक करेंगे। चलिए करिए, अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो इसके बारे में बताया गया कि 1949 में नाटो का गठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसको वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, उसके माध्यम से हुआ था। और इसका तभी का उद्देश्य यही था कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 32 देश इसमें हैं। और ये सामूहिक रक्षा के सिद्धांत, कलेक्टिव डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी भी देश पर हमला सभी देश पर हमला, मतलब नाटो के। तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनहांस्ड रॉक वेदरिंग। एनहांस्ड रॉक वेदरिंग क्या होता है? अब देखिए एनहांस्ड रॉक वेदरिंग जो होता है ना, जलवायु परिवर्तन जो भी हो रही है उससे निपटने का एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत CO2 को वातावरण से हटाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है, जिसमें खेतों में जो होता है ना, क्रश की गई चट्टानों को फैलाया जाता है। और चट्टानों में 2 तरह के चट्टान आमतौर पर उपयोग में लाए जाते हैं, एक ओलिविन और एक बेसाल्ट। ये दोनों को डाला जाता है ताकि ये जो CO2 जो है ना वातावरण में, इनको प्रक्रिया मतलब क्रिया कर इनके साथ वो CO2 को कम कर देता है वातावरण से। तो ये है इन्हांस्ड रॉक वेदरिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आगरा में। अब देखिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। भारत में पर्यावरण पर प्रभाव से जुड़े डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क जो है, भारत में पर्यावरण के प्रभाव पर जुड़े डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारत। और उसमें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है, ये ऐसा ही एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज पर जो लिस्टेड है ना कंपनीज़, उसमें टॉप 1000 कंपनीज़ को अनिवार्य रिपोर्टिंग करनी होती है इसकी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। और ये सेबी द्वारा लाया गया था 2012 से। और ये दिखाता है कि जो इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल एंड गवर्नेंस से जुड़े जो प्रदर्शन हैं कंपनियों के, उनको ये सार्वजनिक करने पर ध्यान देता है ताकि लोग ज़्यादा, कंपनियाँ ज़्यादा इस पर सतर्क हो सकें। वजन कम करने वाली दवा बना दी है एक, डेनमार्क की दवा कंपनी वेगिनो दवा लॉन्च की है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ई पासपोर्ट, भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने ई पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू की है। इसके अंतर्गत ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड एक किया जाएगा। इसमें है क्या, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक एंटीना पासवर्ड के कवर में ही चिपकाया जाएगा। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एक एंटीना पासवर्ड के कवर में लगाया जाएगा। और ये जो है ना, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक के आधार पर किया जा रहा है। और इसमें होगा क्या, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है और बायोमेट्रिक डेटा है उसी में सुरक्षित रहेगी, ताकि पासपोर्ट खोल के देखना भी ना पड़े लोगों को। आप दूसरे देश में जाएंगे, आपके वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप जो लगी और एंटीना जो लगा है पासपोर्ट के कवर में, उसी के आधार पर सारी जानकारी आपसे ले ली जाएगी। ये बहुत सकारात्मक और बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, तकनीकी युक्त कदम है जो कि सराहनीय है। अब देखिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता जो है, उसके मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये, भारत ने इस पर अभी फिर से चर्चा उठाने पर, मतलब चर्चा शुरू करने पर जोर दिया गया है। तो पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था, उसके अनुच्छेद 9.1, ये याद रखिएगा, 2-3 समझौता ही होता है, मतलब अनुच्छेद जो याद रखनी होती है। तो पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत मतलब विकसित देश सतत रूप से विकासशील देशों को जलवायु शमन, मिटिगेशन और अनुकूलन दोनों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे, ऐसा कहा गया था, बाध्यता था। तो लेकिन इसी पर अभी वो सब पीछे हट रहे हैं थोड़ा, तो इसी पर अभी भारत ने इस पर चर्चा का आगाज़ किया है। और देखिए आपको समझ में मतलब मैं समझा दूँ, शमन और अनुकूलन होता क्या है। शमन मतलब मिटिगेशन, अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। अनुकूलन जो होता है वो जलवायु परिवर्तन हो चुका है, इसके बाद आप उससे निपटने हेतु जोर दे रहे हैं। जैसे बाढ़ आ गई है, अब क्या कीजिएगा, अब बाढ़ को हटाने पे जोर दीजिएगा। आप जो हो चुका है उसके बाद का कार्य किया जाता है। लेकिन समन जो होता है वो मिटिगेशन, वो पहले से ही, मतलब आप पहले से ही पावर मतलब
पवन चक्कियाँ लगा दे रहे हैं, जिससे कि आपका ताप विद्युत जो ऊर्जा है, ताप गृह से जो उत्पन्न ऊर्जा है कोयले से आधारित, वो कम हो। और अगर वो कम होगा तो जलवायु परिवर्तन की दर कम होगी, क्योंकि आप पहले से ही ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम उत्सर्जित करेंगे। तो वो जो होता है वो होता है शमन, कि आप पहले से ही आप एक्स्ट्रा मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन जो अनुकूलन है वो हो जाने के बाद जो आप मेजर्स ले रहे हैं। तो जो विकसित देश है ना दोस्त, ये सब समन के आधार पर ज़्यादा पैसे देते हैं। वो चाहते हैं कि लो नई टेक्नोलॉजी लो, आप सौर ऊर्जा हमसे लो, आप हमसे नई नई टेक्नोलॉजी लो। इससे उन सब का व्यापार भी बढ़ता है, वहाँ के डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपनियों का। और जो मिटिगेशन है, मतलब सॉरी अनुकूलन है, जो एडेप्टेशन है, उसके ये सब पैसे देते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ समन पे ही पैसे देंगे। तो भारत सरकार का यही है कि भैया आप समन पे पैसे दे रहे हैं तो आप अनुकूलन पे भी तो पैसे दीजिए, कि जो हो चुका है, क्योंकि इन सब में प्रॉफिट नहीं दिखता है ना वहाँ के कंपनियों का, विकसित देशों के कंपनियों का, इसलिए यहाँ पर पैसे नहीं देते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ये है ब्रेड क्रूड क्या होता है? ब्रेंट क्रूड जो है 1960 से स्टार्ट हुआ था। ये उत्तरी सागर, नॉर्थ सी जो है, मतलब यूरोप का नॉर्थ सी से निकलने वाला एक लाइट स्वीट ऑयल। और ये ना एक बेंचमार्क है, मतलब तेल की कीमत के लिए एक बेंचमार्क के उपयोग में लाया जाता है। और ऐसा ही एक बेंचमार्क वेस्ट टैक्स इंटरमीडियरीज, ये भी है, अमेरिका का ये है। और ये यूपीएससी में आया भी था 2021 में, आप देख लीजिएगा, यही आया था, वेस्ट टैक्स इंटरमीडियरीज क्या है। तो ये मतलब तेल के लिए एक बेंचमार्क है। और ब्रेंट क्रूड ये है लाइट स्वीट ऑयल, जो कि उत्तरी सागर से निकाला जाता है, इसके लिए एक तेल का बेंचमार्क है। अब देखिए सबसे लास्ट हम लोग आ गए हैं, यह है AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये द्वारिका एक्सप्रेसवे जो है ना भारत का, उसमें पहला AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाला एक्सप्रेसवे बन गया है ये। और इसे इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा लागू किया गया है, मतलब लागू किया जा रहा है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब AI संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होने से क्या फ़ायदा होगा? इसमें ये होगा कि ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो कैमरे हैं, मतलब वीडियो इन्हेंस्ड जो सर्विलेंस है, व्हीकल की जो स्पीड है, ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन के साथ कम्युनिकेशन उस पर होगा। और ये कमांड और कंट्रोल सेंटर का जो नेटवर्क है ये मजबूत किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो बस यही इसका फ़ायदा है, और हम इससे तकनीकी की ओर और ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो चलिए दोस्त, आज जो है ये समाचार ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं कल, आप अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार।